नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बीच में है नरेंद्र मोदी, एक तरफ जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, दूसरी तरफ हैं पुतिन, व्लादिमीर पुतिन जो कि है रूस के राष्ट्रपति। और दरअसल ये जो तीन लोग खड़े हैं यहां पर, ये सारी जंग इन तीन लोगों के, इन दो लोगों की जो जंग है वो वही हो रही है, लेकिन ये जंग लड़ी जा रही है नई दिल्ली में, हिंदुस्तान में। मोदी इसमें एकदम बीचों बीच आ गए हैं, जानबूझ के नहीं, ये कुछ हो ही इस तरीके से गया। अब आप देखिए, लड़ी लगी हुई है नेताओं की, एक के बाद एक विदेश मंत्री, कोई इधर से कोई उधर से, सब नई दिल्ली आए हुए हैं। दरअसल शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर का एक और दौर यहां पर नई दिल्ली में अभी चल पड़ा है। कोल्ड वॉर है रूस और अमेरिका के बीच में, और मैदान जंग बन गया है नई दिल्ली। क्यों कह रहे हैं हम ये चीज, आइए हम आपको वो बताते हैं। सबसे पहली बात, भारत दौरे पर हैं रूस के विदेश मंत्री। तेल आयात, रक्षा और यूक्रेन पर बात करने के लिए वो यहां पर आए हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव की एस जयशंकर से मुलाकात अभी अभी खत्म हुई है। तेल गैस आयात पर रूस की भारत को भारी छूट की एक पेशकश है। तेल आयात में अच्छे सौदों के फैसले को लेकर भारत का बचाव हो रहा है। रूस पर प्रतिबंधों के बाद भी भारत का तेल गैस आयात का एक अहम फैसला है, और शायद यही चीज खटक रही है। शेकी बोल रहा है अमेरिका कि मतलब भारत जो है उसकी रणनीति रूस को लेकर बड़ी शेकी है। सच बात तो यह है कि हम हमेशा से गुट निरपेक्ष रहे हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट। आज से नहीं, हमेशा से भारत की फॉरेन पॉलिसी ऐसी ही रही है, तो कोई शेकी वेकी नहीं है, यह विदेश नीति है देश की। रूस से कच्चे तेल का भारत में आयात 1% से भी कम है, यह भारत ने बोला है उन लोगों को जो लगातार भारत से सवाल उठा रहे हैं। रूस से 15% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है यूरोप। सोचिए, जो भारत पे दबाव डाल रहे हैं कि रूस से तेल ना लो, रूस की तरफ ना झुको, तेल ले करके उनकी यूक्रेन पर जो चढ़ाई है उसका समर्थन ना करो, तो भाई ये अच्छी बातें अपने आप को भी तो बताओ। खुद आप तेल लेंगे, भारत ना ले। भारत और रूस की कोशिश यूक्रेन युद्ध से आपसी रक्षा सौदे बेअसर रहें, यह पूरा प्रयास है भारत की तरफ से कि ठीक है, जो युद्ध हो रहा है, युद्ध का कोई समर्थन नहीं करता। भारत की विदेश नीति अगर आप देखें तो हमने पहले ही बोला कि हम समर्थन नहीं करते, बातचीत से ही मसला हल होगा, और वही हुआ। लेकिन इसको भारत क्या फैसले ले रहा है उससे जोड़ करके देखा जाए, उस पर भारत का यह कहना है कि यह आप मत कीजिए, नहीं तो यह मापदंड आप अपने ऊपर भी लगाइए, क्योंकि वो वेस्ट करता नहीं है। रूसी बैंकों को बिना किसी रुकावट के भुगतान की कोशिश हो रही है। युद्ध के दौरान कई अंतर्राष्ट्रीय वोटिंग प्रक्रिया से भारत दूर रहा है, और इसको लेकर के भी अमेरिका खासा नाराज रहा। इसीलिए उन्होंने बोला कि भारत का रिस्पॉन्स बड़ा शेकी है। और फिर हम आपको याद दिला दें कि भारत गुटनिरपेक्ष रहा है, नॉन अलाइंड मूवमेंट ये आज के शब्द नहीं है, इंदिरा गांधी के जमाने से भारत की रणनीति रही है, जब शीत युद्ध अपने चरम पर था। रूस और यूक्रेन से निष्पक्ष रिश्ते रखने की भारत की पूरी कोशिश है। यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण कूटनीतिक हल चाहता है भारत, जो कि उन्होंने हमेशा से, भारत की ऑफिशियल पोजीशन हमेशा से ये रही है। अब रूस के विदेश मंत्री ने क्या कहा आपको वो बता दें। बातचीत और कूटनीति से मुद्दा सुलझाया जाए, हमारे संबंध बहुत पुराने हैं, मुश्किल वक्त में भी भारत हमारे साथ संबंध अच्छे रहे। पश्चिमी देश अभी हर चीज यूक्रेन के संदर्भ में देख रहे हैं। भारत इस पूरे मामले को संपूर्णता में देखता है। अब यूएस जो है उसने एक बार फिर से धमकी दी है रूस को लेकर के। अमेरिका की भारत को चेतावनी है। उनका यह कहना है कि भारत यह ना सोचे कि अगर LAC यानी कि चीन और भारत का जो बॉर्डर है उस पर चीन गतिरोध उत्पन्न करेगा तो रूस उसकी मदद के लिए दौड़ा चला आएगा। सवाल यह भी बनता है, तो फिर क्या आप चले आएंगे? आपका ट्रैक रिकॉर्ड तो हमने देख लिया, अफगानिस्तान में देख लिया कैसे आप खट से भाग लिए, और उसके बाद यूक्रेन में देख लिया जिसके सहारे यूक्रेन ने एकदम दम भरा और पीछे से आपने मदद भी नहीं की। भारत दौरे पर आए अमेरिका के डिप्टी NSA दिलीप सिंह की एक तीखी टिप्पणी। अमेरिका नहीं चाहता है
कि प्रतिबंधों के बीच कोई देश रूस के बैंकों से कोई लेन देन करे, यानी कि यूएस के हिसाब से चलो। यह अमेरिका की पुरानी रणनीति रही है, क्योंकि अमेरिका को दोस्त नहीं चाहिए, उनको दास चाहिए। रूस से तेल सौदे पर अमेरिका ने आगाह किया था। बाइडेन प्रशासन का सभी को संदेश है कि वे अमेरिका प्रतिबंधों का पालन करें। आप देख रहे हैं भाषा और भाषण, पालन करो हमारे प्रतिबंधों का। भारत का रूस से तेल खरीदना अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं होगा, लेकिन आपको यह सोचना होगा कि आप किसके साथ खड़े हो रहे हैं। यह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बोल। तो आज सवाल इंडिया का में जो बड़ा सवाल है वो है ये, रूस बनाम अमेरिका, क्या नई दिल्ली में हो रहा है शीत युद्ध अमेरिका और यूएस के बीच में? दोनों ही पक्ष भारत को साथ लेने की कोशिश में हैं। और सबसे बड़ा सवाल जिस पर आज हम अपनी बहस करेंगे, क्या भारत रस्साकशी के दौरान रणनीतिक संतुलन बनाए रखेगा? हमारी सबसे बड़ी ताकत यह रही है कि हमने हमेशा यह संतुलन बना करके रखा है रूस और अमेरिका के बीच में। इसको एक अग्नि परीक्षा की तरह बना दिया है दोनों ने। तो क्या हम वो संतुलन बना करके रखेंगे जैसे कि अभी तक बना पाए हैं? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। एक बहुत जरूरी चर्चा है ये। लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्यान, आप फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, चेयरमैन हैं इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के। मंजू सेठ, पूर्व एम्बेसडर। डॉक्टर राजन कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू से। आपका भी स्वागत। केवी प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार। मेजर जनरल पीके सहगल, डिफेंस एक्सपर्ट। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मंजू जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको लगता है कि एक धारा चुनने का एक मौका या प्रयास या कोशिश या जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही है यूएस कि भाई हमारे साथ रहो, हमारे हिसाब से चलो? बिल्कुल, यूएस का तो यही हम देख रहे हैं, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, ये वाला उनका रवैया है। और वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया उनके साथ खड़ा रहे। लेकिन साथ में अगर आप देखेंगे डिफरेंट नैरेटिव्स भी आ रहे हैं यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वहां उनके स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि इट विल बी आप इंडिया और रूस का जो रिलेशनशिप है वो अपने ऊपर खड़ा है, उसका अपना वो सॉर्ट ऑफ अपना उसकी स्ट्रेंथ है। तो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट साथ साथ आ रहे हैं। ये इंडिया के लिए और मुश्किल हो गया है थोड़ा, कि बैलेंसिंग एक्ट जो है, जैसे कहा जा रहा है डबल एज स्वॉर्ड इस वक्त हमारी स्थिति हो गई है। बट मुझे उम्मीद है और मुझे लगता है कि हम ये कर पाएंगे, ये जो बैलेंसिंग एक्ट है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हाँ, इन द फ्यूचर में हम कह नहीं सकते अगर आगे चल के क्या होता है, क्योंकि सब कह रहे हैं अब हमसे लीजिए, ऑयल भी लीजिए और हमसे आर्म्स भी लीजिए। अभी यूके ने भी कह दिया, यूएस भी कह रहा है, लेकिन वो इमीडिएट तो होगा नहीं। इट इज वेरी लॉन्ग टर्म। तो ये जो स्थिति इस वक्त है, इन द फोर्सिएबल शॉर्ट टर्म फ्यूचर, बिल्कुल हम बिल्कुल। डॉक्टर राजन कुमार, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको हम भपकी समझें या इसको हम बहुत गंभीरता से लें? अमेरिका के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि एक बात ये कही जाती है कि पिछले 8 साल में जब से मोदी आए हैं तब से हमारी सरकार बहुत ही प्रो यूएस सरकार मानी जाती थी। ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमने जो हमारी एक ऑफिशियल पोजीशन रही है, हिस्टोरिक पोजीशन रही है गुट निरपेक्ष होने की, उसका हम बल प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ मोटी मोटी बातें हैं जो यूएस कह रहा है, या सही में इस धमकी का कोई मायने है? देखिए संकेत, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपने बड़ी अच्छी शुरुआत की कि आपने बोला कि नॉन अलाइनमेंट की बात की, आपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की, और जो शेकी टर्म यूज किया, शेकी का मैंने हिंदी में काफी ट्रांसलेट करने की कोशिश की एक आर्टिकल लिखने वक्त। तो मुझे लगा कि उसने ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की नीति ढुलमुल नीति है। वो सबसे करीब में यही शब्द ढूंढ पाया। लेकिन मुझे लगता है कि यूएस की जो पॉलिसी है काफी हिपोक्रिटिकल है, अपॉर्चुनिस्टिक है, अवसरवादी है। यह कहना कि भारत वहां से व्यापार नहीं करे, इसके बावजूद कि यूरोपियन कंट्री वही कर रहे हैं,
और आप वहां पे अवसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो अपने एक्सपोर्ट जो एनर्जी के एक्सपोर्ट्स है उसके बढ़ाने की बात हो, या फिर जो मिलिट्री एक्सपोर्ट्स है उसको बढ़ाने की बात हो। तो आप इस ढंग की दबाव नहीं भारत पे दे सकते। और आप ये इसका हमारे पास ब्लूप्रिंट भी अवेलेबल है संकेत, क्योंकि आप देखें कि जब चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ था, तो जैसा कि आपने भी बताया कि क्या कुछ चीन के साथ अमेरिका ने क्या ट्रेड करना बंद कर दिया था? क्या अमेरिकन फोर्सेस भारत के साथ आने के लिए तैयार हो गए थे? अगर नहीं आए थे, जबकि हमारा युद्ध तो डायरेक्ट था, अभी तो अमेरिका डायरेक्ट यूक्रेन में इन्वॉल्व भी नहीं है, तो अमेरिका भारत से कैसे एक्सपेक्ट करता है कि जहां पे इसके ऐतिहासिक संबंध हैं, जहां पे 60 to 70% हमारे मिलिट्री इंपोर्ट्स जो हैं वो रूस से होते हैं, और हमारा एनर्जी कॉर्पोरेशन जो न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन है, स्पेस कॉर्पोरेशन है, तो और यह भी मानना कि जो भारत का रूस के साथ कितना ट्रेड हो रहा है, केवल 10 बिलियन से भी कम का ट्रेड हो रहा है, उसमें अगर भारत का ट्रेड 1 बिलियन 2 बिलियन और बढ़ जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि भारत सैंक्शन को सर्कुम्वेंट करने की कोशिश कर रहा है या सैंक्शन को से अलग रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अगर अमेरिका को दबाव बनाना है तो अमेरिका को चीन पे दबाव बनाना चाहिए कि रूस चीन के माध्यम से ही इस सैंक्शन से निकल पाएगा। अब भारत के साथ रूस के ट्रेड उतने नहीं है, और भारत के साथ जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है उस पर भारत बिल्कुल भी समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि जो डिफेंस कॉर्पोरेशन होता है वो लंबे समय के लिए होता है। आप एक बार अगर फाइटर एयरक्राफ्ट करते हैं तो आपका संबंध लगभग 15 से 20 वर्षों तक आपका संबंध रहता है, क्योंकि उसमें रिपेयर, मिड टर्म रिव्यू बहुत सारे होते हैं, और हमारा तो ज्वाइंट प्रोडक्शन भी हो रहा है रूस के साथ। तो वैसी स्थिति में जो मुझे लगता है कि भारत की जो नीति है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भारत की नीति अभी निरपेक्ष वाली नीति है, लेकिन हम जो टर्म्स यूज करते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उसको मल्टी एंगेजमेंट या मल्टी अलाइनमेंट बोला जा रहा है। तो नॉन अलाइनमेंट नहीं है, मल्टी अलाइनमेंट है, जिसमें कि फर्क क्या है इन दोनों में? जी, फर्क यह है कि पहले था स्ट्रेटेजिक डिस्टेंसिंग था, कि हम अमेरिका से भी डिस्टेंट रहेंगे और सोवियत यूनियन से भी डिस्टेंट रहेंगे। अभी मल्टी एंगेजमेंट या मल्टी अलाइनमेंट अब हम दोनों के साथ काम करेंगे। जी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से दूरी नहीं बनाएंगे, दोनों के साथ काम करेंगे। इशू बेस्ड ऑपरेशन, बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बात। ये फर्क है नॉन अलाइंड और मल्टी अलाइनमेंट में, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन मेजर जनरल कादयान, आप मुझे ये बताइए, ये एक तरीके की धमकी तो है कि अगर चीन से दिक्कत होगी तो आप इस गफलत में ना रहें कि रूस आपकी मदद करेगा। लेकिन फिर बड़ी बात यह है कि फिर कौन करेगा? अमेरिका करेगा, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अफगानिस्तान में किया, या वैसे जैसे उन्होंने यूक्रेन में किया। संकेत मुझसे? जी जी, मेजर जनरल कादयान आपसे। ओके, देखिए, लेफ्टिनेंट जो भी कुछ हो रहा है, जो रीअलाइनमेंट वर्ल्ड की हो रही है, वर्ल्ड आज के दिन फ्लक्स में है। तो बातें साफ हैं। पहली बात, भारत की मान्यता दुनिया के नक्शे पर हो रही है। दूसरा, भारत की नीति निष्पक्ष और स्वाधीन रही है, जिसका लोग सम्मान करते हैं, चाहे वो बेशक ग्रजिंगली करें। यही वजह है कि पिछले एक हफ्ते में हमारे पास यूरोपियन यूनियन के, जर्मनी के, यूके के, चाइना के सब नुमाइंदे आए और यूएस के आए हैं, जिसके हम चर्चा हो रही है। आज के दिन रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। भारत को अपने हित देखने हैं। अगर हम इतिहास को लेते हैं, रशिया हमेशा भारत की मदद में रहा है। आर्म सप्लाई एक बात है जो कि बहुत जरूरी है, लेकिन यूएन में कश्मीर का मुद्दा जो अमेरिका ने बार बार सपोर्ट किया था पाकिस्तान को, वो रूस ने वीटो किया, रशिया ने उस पर वीटो लगाई है। हमने अपने हित देखने हैं। जो डिप्टी एनएसए की भाषा है, ये बिल्कुल अनडिप्लोमेटिक है। किसी देश को ये कहना कि देखना वो नहीं आएंगे, ये तो बड़ी अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। पता नहीं कैसे बोल गए वो। लेकिन भारत को इस दबाव में नहीं आना चाहिए। अमेरिका भारत के साथ रिश्ते अच्छे रखेगा अगर उनको भारत की जरूरत है, जो आज के दिन जरूरत है, स्ट्रेटेजिकली भी, इकोनॉमिकली भी। तो भारत की पॉलिसी में कोई तब्दील लाने की जरूरत नहीं है। निष्पक्ष पॉलिसी रही है। ना ही इस पर कुछ जवाब देने की जरूरत है, ना ही आप इसे बहुत हल्के में लें, लेकिन आप बस काम करते रहें। नहीं, हम अगर S-400 और बाकी मिलिट्री इक्विपमेंट लेते रहेंगे, डिस्काउंटेड ऑयल लेंगे, रूबल और रुपये के ट्रेड आगे बढ़ाएंगे, तो अपने आप में जवाब है। बोलने की क्या जरूरत है? डिप्लोमेटिक में हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। मेजर जनरल सहगल, आपका क्या रीडिंग है? ये देखिए, ये जो लगातार मीटिंग हो रही है, ये एक प्रयास है कि भारत किस तरफ जाए। बड़ा देश है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक महत्वपूर्ण जो भी पोजीशन होगी भारत की, उसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। और अभी बड़ा साफ दिख रहा है कि जो एक
रस्साकशी चल रही है कि किसी तरीके से भारत को अपनी तरफ कर लें। ऐसे में आपको लगता है कि ये जो बैलेंसिंग है वो भारत ढंग से कर पाएगा और कर रहा है? मुझे किसी प्रकार का कोई शक नहीं है कि भारत जो है अपने हितों के अनुसार कार्रवाई करेगा। पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान ने साफ तौर पर दर्शा दिया है कि कोई भी प्रेशराइजेशन या कोई भी कॉन्फ्रेंस के ऊपर कामयाब नहीं होगा। हिंदुस्तान केवल वही करेगा जो उसके हित में है, और हमारे समय हित में है कि हम न्यूट्रल रहे, हम किसी की पक्षपारी ना करें, और हम किसी प्रकार से पक्षपारी नहीं करेंगे। जहां तक रशिया का सपोर्ट की ताल्लुक है, अगर आपको गलवान में जब झड़प हुई तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने बड़ी वीकली चाइना को कंडेम किया। जहां तक रशिया का ताल्लुक था, रशिया ने कुछ बोला नहीं, लेकिन S-400 जो मिसाइल चाइना को दे रहे थे उनको देना बंद कर दिया, और हिंदुस्तान को आश्वासन दिया कि आपको S-400 की डिलीवरी फास्टर पेस पर देंगे। उस समय जितने भी हमको स्पेयर पार्ट चाहिए थे उनको तुरंत से रिलीज किया। फिर जब डोकलाम में इशू हुआ उस समय भी रशिया ने चाइना को प्रेशर बनाया कि अगर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स में शामिल हो तो आपको पीछे हटना पड़ेगा, और उसी के दबाव से चाइना पीछे हटा। अभी भी अगर चाइना आया है तो साफ तौर पर रशिया ने उनको बोला कि अभी ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस फिर होने जा रही है चाइना में, मोदी शायद उसमें शामिल नहीं होंगे और आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल और एम्बैरेसिंग होगा। ऐसे में बड़ा लाजमी है कि आप हिंदुस्तान के साथ में अपने ताल्लुकात जो है सुधारे। तो यानी दूसरे लफ्जों में रशिया हर प्रकार से आपको सपोर्ट कर रहा है, तो बड़ा लाजमी है कि हम अपनी इकोनॉमी को अपनी देश के हितों को निगाह में रखते हुए बिल्कुल बैलेंसिंग एक्ट करें। हमने साफ तौर पे कहा है कि सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी होना चाहिए और इमीडिएट सीजफायर होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद और एक अजीब सी विचित्र सी स्थिति है केवी प्रसाद जी, ये जो लेक्चरबाजी चल रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तेल न लो, समझौता न करो, ये न करो, वो न करो, और ये वो लोग बोल रहे हैं जो खुद तेल ले रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति है। अंकित जी, जो आपने बात कही उसमें दो परिप्रेक्ष्य में देखना बहुत जरूरी है। पहली तो बात जो आपने भी पहले पैनलिस्ट ने जो बात रखी है, जो वहाँ के उप राष्ट्रीय सलाहकार आए थे कल, दलीप सिंह जी, उन्होंने जो बात कही उनका संदर्भ संख्या वो अमेरिका में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के सैंक्शंस पर्सन है। मतलब उनका काम ही यही है कि वो सैंक्शंस राष्ट्रों पे कैसे लगा जाए उसके ऊपर वो काम करते हैं। तो उनकी तरफ से ये वक्तव्य जो आया है तो बिल्कुल अपने जो काम के जो उनका जो जैसे कहते हैं प्रोफाइल है उससे चलता है। एक दूसरा ये समझिए, इस वक्त अमेरिकी में जो है वहाँ पे लोकल जो वहाँ पे अमेरिकी में इंटरनल दबाव है दो वजह से। एक, इस साल मध्यावधि चुनाव है, कांग्रेस में S-400 और सैंक्शंस को लेके एक तरह से डिबेट चल रही है पिछले 6 महीने से कि क्या भारत के ऊपर S-400 का सैंक्शन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। कुछ रिपब्लिकन चाहते हैं कि ना लगे, कुछ डेमोक्रेट्स भी चाहते हैं ना लगे, लेकिन ऐसे में ये यूक्रेन के ऊपर लेकर जो वहाँ पे टीका टिप्पणी हो रही है उस संदर्भ में कल को अगर कोई भी कांग्रेशनल हियरिंग होती है या कांग्रेस के लोग उनसे पूछते हैं, और जैसे मैंने कहा इस साल मध्यावधि चुनाव है तो बाइडेन के लिए बहुत जरूरी है यह संदर्भ मध्यावधि चुनाव में, क्योंकि ट्रंप और उनके समर्थक वहाँ काफी तेजी से फिर उनका बढ़ रहा है प्रभाव। तो ऐसे में एक तो वो संदर्भ देखिए, भारत ने साफ कहा है, और कल ही विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने बात कही यूके के जब एक इवेंट हुआ कि अगर आप लिस्ट निकाल के देख ले तो पता लग जाएगा कौन सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है रशिया से। और दूसरी बात ये देखिए, पूरा यूरोप अभी ही ठंड के दिनों से कम हो रहा है, और उनका जो गैस की जो वहां पे पूरा प्रभाव है जो रशिया से सप्लाई होता है, ठंड के दिन अगर गैस के, और आज ही शायद रशिया ने कुछ डेडलाइन रखा है कि अगर आप इतने दिन तक इसके पैसे रूबल में ना करें तो हम आगे गैस की सप्लाई बंद कर देंगे। तो ऐसा है कि सबके सामने समस्या है। ये सब कहना बहुत ठीक है कि हम ऑल्टरनेट सप्लाई दे देंगे, मात्र 10% रशिया को, माफ कीजिएगा, यूरोप को अमेरिका देने की बात कर रहा है, जबकि 90% कहाँ से लाएंगे। तो ये सब ठीक है, एक पोजिशनिंग होती है डिप्लोमेटिक। हाँ, कोशिश ये जरूर है पूरे में कि भारत पे दबाव बनाया जाए, क्योंकि शायद भारत ही उनको ऐसा दिख रहा है इस पूरे कड़ी में रशिया के साथ खड़े होकर एक मजबूत स्थिति में, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट पॉलिसी परस्यू करते हैं। और जिस नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है मंजू जी। आप देखिए कहीं भी भारत ने जंग का समर्थन नहीं किया है। कैसे करेंगे? जंग का समर्थन कौन कर सकता है? जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई वो ये कहती है कि समाधान बातचीत है, जंग नहीं। मेरे ख्याल से इससे स्पष्ट और कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकती। इसके बाद भी अब तो ये साफ लगता है ना कि वेस्ट, पश्चिमी मुल्क जो हैं वो ये चाहते हैं कि आप भाई कैंपबाजी कर लें, हमारे कैंप में आ जाइए, हमारे ग्रुप में आ जाइए। बिल्कुल, ये चाह रहे हैं कि हम लोग साइड्स लें, लेकिन हमारा पहले भी
जैसे उन्होंने पहले कहा कि मल्टी अलाइनमेंट और मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ हम चाहते हैं कि नया जो रीअलाइनमेंट चल रहा है वर्ल्ड में, ग्लोबल पास का जियोस्ट्रेटेजिक रीबैलेंसिंग जो होगी इसके बाद, ये जो सब हो रहा है इस वक्त यूक्रेन वॉर और उसका जो आउटकम है, कह रहे हैं कि पीस टॉक्स चल रही हैं, तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए हमको समझना चाहिए और लोग को भी, वर्ल्ड को भी समझना चाहिए कि इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत ही प्रिंसिपल्ड है और वो समझ भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो चाहते हैं कि क्योंकि इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट इमर्जिंग इकोनॉमी और वो चाहते हैं कि हमारे क्वाड में, यूएस चाहता है क्वाड की तरफ, क्योंकि हम वहाँ पे उनके साथ हम काम कर रहे हैं और उनके इंटरेस्ट में कि हम उनके साथ वहाँ खड़े रहें, तो वो चाह रहे हैं कि और सब जगह भी, सिर्फ क्वाड में ही नहीं, सब जगह हम उनके साथ खड़े रहें और ये जो कोल्ड वॉर जो मेंटालिटी है उसको फिर से वो खड़ा करना चाह रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कोल्ड वॉर की जो मानसिकता है उसमें भारत अपने आप को कितना, और ये एक बड़ी जबरदस्त बात डॉक्टर राजन कुमार ने बोली कि गुट निरपेक्ष ना हो करके आप कैसे अपना अलाइनमेंट करें कि आप सब जगह से देश हित और फायदा पहले देखें। और मुझे नहीं लगता है कि लेफ्टिनेंट जनरल कादियान, फायदा देखना कोई बुरी बात है। अगर हम बिजनेस और ट्रेड को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? ट्रेड और बिजनेस शांति लाएगा। बिल्कुल संकेत, मेरा मानना है बिल्कुल गलत नहीं है। भारत ने अपने हितों को बचाना है। अमेरिका, रशिया के हित एक तरफ है, लेकिन हमारी प्राथमिकता भारत के हित बचाने की होनी चाहिए। वही हम कर रहे हैं। हमें ऑयल की जरूरत है, हमें मिलिट्री इक्विपमेंट की जरूरत है। रशिया से ट्रेडिशनली हमारी उनसे बड़े अच्छे रिश्ते रहे, हम उनसे लेंगे। ये तो पाइपलाइन में है, S-400 जैसे है, तो हम उसको छोड़ना नहीं चाहिए। भारत के हित में है, हम लेंगे वो। और मैं समझता हूं, जैसा मंजू जी ने भी कहा, हर देश दूसरे देश की मजबूरी समझता है। डिप्लोमेसी का तो सिद्धांत ये है। और अमेरिका को आज के दिन पेट्रो डॉलर पर खतरा लग रहा है। पूरी दुनिया का ट्रेड पेट्रो डॉलर से रहा था। अभी ये प्रतिबंध लगने के बाद उनको डर है कि वो डॉलर को एक तरफ हटा के रशिया और चीन रूबेल और युआन में करने लगेंगे। भारत भी शायद उनके साथ मिलेगा और देश भी कुछ ऐसे मिलेंगे। तो ये तो एक स्ट्रेटेजिक वार है। सद्दाम हुसैन पर भी इसीलिए हमला किया था, गद्दाफी को भी इसलिए मारा गया था। तो ये तो एक क्योंकि रशिया अमेरिका एक अकेली सुपर पावर रह गई थी। अब उनको लग रहा है कि वो शायद अपने जो वर्ल्ड में दादागिरी कर रहे थे, जो दादागिरी नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप देखिए उनकी इकोनॉमी के लगभग टक्कर में चीन आ गया, 2025 तक ओवरटेक कर लेगा। तो उनको एक अलग पावर सेंटर बनता दिख रहा है शायद, जिससे बौखलाहट हो रही है। डॉक्टर राजन कुमार, आप जरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें जिस वजह से यह भारत का संतुलन और इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे। 1957 में रूस ने एक वीटो पावर इस्तेमाल करके कश्मीर में यूएन ट्रूप्स लगाने का जो एक प्रस्ताव था उसको खारिज किया। 1961 में गोवा में एक रेजोल्यूशन था कि भारत वहां से हटे, उसको वीटो किया रूस ने। सन 62 में कश्मीर पर एक रेजोल्यूशन जो पाकिस्तान लेकर के आया था उसको रूस ने वीटो किया। और इन सब में डॉक्टर राजन कुमार, जैसे कि आप जानते हैं, एक देश था जो इन सब चीजों का समर्थन कर रहा था, और वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये लिस्ट, ये बड़ी लंबी फहरिस्त है। गलवान तक में भी हमने ये देखा कैसे मुंह मोड़ करके फेरा हुआ था यूएस ने। जी देखिए, मैं तो कहूंगा यूएस का रिस्पांस गलवान पे शेकी था, शेकी, जो शब्द वो आजकल इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल सही बोला कि यूएस की पॉलिसी आप देखेंगे अफगानिस्तान में तो क्या था, वो शेकी नहीं था, ढुलमुल नहीं था। यूएस की पॉलिसी सीरिया में देखें या फिर यूक्रेन में देखें, अभी भी यूक्रेन को वहां पे प्रॉक्सी वार यानी कि छद्म युद्ध करवाने की कोशिश कर रहा है, और डायरेक्टली वहां पे खुद अपने आर्म्स या फोर्सेस भेजने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो इससे ज्यादा ढुलमुल नीति कहां दिख सकती है आपको? अभी अमेरिका इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसका डिक्लाइन हो चुका है, और अभी का जो वर्ल्ड है वो कोई कोल्ड वॉर वाला बाइपोलर वर्ल्ड नहीं है, ये एक तरह से मल्टीपोलर वर्ल्ड है। मैं यह नहीं कह रहा कि अमेरिका इंपॉर्टेंट नहीं है, अमेरिका काफी वर्षों तक बहुत ही इंपॉर्टेंट शक्ति रहेगा,
लेकिन अभी के समय में अमेरिका जो मनमानी कर रहा था 1990 के दशक में और ठीक इस सेंचुरी के पहले दशक में, अब वो नहीं कर पाएगा। एशिया से आप देखेंगे कि अमेरिका लगभग निकल चुका है। यूरेशिया, जहां पे कि रशिया अपना पावर असर्ट करने की कोशिश कर रहा है, वहां पे अब अमेरिका नहीं एंटर कर पाएगा। अगर मैं लैटिन अमेरिका की बात करूं, अफ्रीका में देखें तो उसको चीन और दूसरे देशों का सामना करना पड़ेगा। भारत जो है साउथ एशिया में एक हेजेमोन की तरह है। तो वैसी स्थिति में अमेरिका के लिए ऑपरेट करना जिस ढंग से वो पहले कर रहा था वो बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन वो अमेरिका और अमेरिका के बहुत सारे स्कॉलर इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि अभी भी वो अपने टर्म्स को डिक्टेट कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने 1990 के दशक में यूगोस्लाविया में किया या फिर इराक, सीरिया इत्यादि देशों में करने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड काफी मल्टीपोलर हो चुका है। ये बाइपोलर तरह का वर्ल्ड नहीं होगा जहां पे कि केवल दो शक्तियां होंगी, और भारत के हित में बाइपोलर वर्ल्ड नहीं होना भी ठीक नहीं है। हालांकि चीन और अमेरिका चाहते हैं कि बाइपोलर वर्ल्ड हो और ये दोनों महाशक्तियां हो, लेकिन भारत, रूस, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इन सारे देशों के हित में है कि वर्ल्ड को मल्टीपोलर होना चाहिए, और मल्टीपोलर वर्ल्ड में ही ज्यादा डेमोक्रेटिक होगा, और भारत जैसे कंट्री जो मिडिल पावर है वो अपनी जो इंटरेस्ट है उसको भी प्रमोट कर सकता है। आपको लगता है केवी प्रसाद जी, ये संदेश बहुत साफ रूप से अंतरराष्ट्रीय जगत में फैल चुका है कि जिस चीज को लेकर के अमेरिका भारत पर दबाव डाल रहा है वो एक ऐसी चीज है, तेल, जिस पर सैंक्शंस ही नहीं है। सैंक्शंस होते तो यूरोप पर भी लगते। आपको लगता है ये संदेश दुनिया भर के मुल्कों तक भारत पहुंचा पा रहा है कि भाई ये कैसी नीति है कि आप हमारे ऊपर जिस चीज का दबाव डाल रहे हैं वो आप अपने ऊपर खुद लागू नहीं करते? जी, आई थिंक ये जैसे बिल्कुल संकेत ही नहीं, हमने कल मैंने जैसे आपको कहा कुछ देर पहले भी कि भारत के विदेश मंत्री ने बात स्पष्ट किया कि हम जहां से खरीद रहे हैं, और बाकियों का भी लिस्ट निकाल के देख लीजिएगा, आपको साफ पता लग जाएगा। तो इसमें कोई शक नहीं, भारत ने अपनी तरफ से जो हमारा स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, जो हमारा फॉरेन पॉलिसी का मंत्र है, उसके तहत चलते हुए फैसला ये किया है कि हम तेल वहां खरीदेंगे जहां हमें सस्ते दाम पे मिलेगा, और रूस से मिलेगा जो हमारा पुराना मित्र देश है। तो उससे कोई नहीं है। हाँ, ये जरूर है, बाकी सारी ताकतें अमेरिका के साथ कोशिश करेगी भारत को अपने पाले में खींचे। मेरे ख्याल से अभी तक तो हुआ नहीं। पिछले चाहे यूएन के जितनी रेजोल्यूशंस आई हैं उसमें भारत ने एब्सटेन करके ये स्पष्ट किया। हाँ, एक जरूर बैलेंसिंग एक्ट किया था जो आखिरी पिछले हफ्ते जो आया था रशिया के तरफ से ह्यूमैनिटेरियन के मामले में यूक्रेन को लेकर, उसमें भी वो भारत ने एब्सटेन करके एक तरह से कोर्स करेक्शन करने की कोशिश की, दिखाने के लिए हम इक्विडिस्टेंट हैं। तो देखिए, ओवरऑल पॉलिसी बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे कहा गया, फॉरेन पॉलिसी जो है नेशनल इंटरेस्ट से चलती है, जो हमारा देश हित में जो होगा। और आपको लगता है कि मेजर जनरल सहगल हम लोग ये कर पाएंगे? क्योंकि हम अब तक तो करते आए हैं और बहुत ही मजबूती से करते आए हैं, और जैसे कि एक कहावत कही जाती है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आपको लगता है यही विदेश नीति बहुत ही सफल रूप से अभी चलाने का प्रयास कर रहे हैं नई दिल्ली? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है बड़ी कंसिस्टेंट रही है, irrespective of governments in power. Right from the time of independence, जवाहरलाल नेहरू के समय से हम जो है किसी की पक्षपाती नहीं करते रहे। हम कंप्लीटली अपने देश के हित में कार्रवाई करते रहे, और वही कार्रवाई करेंगे इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, कंपल्शन और कंस्ट्रेंट्स। जितना मर्जी हमारे ऊपर दबाव डाले, हिंदुस्तान ने साफ तौर पर दिखा दिया दुनिया को कि हम किसी दबाव के नीचे नहीं झुकेंगे, किसी प्रेशर के नीचे नहीं झुकेंगे, कोर्स नहीं हो सकेंगे। हम केवल और केवल अपने हितों को निगाह में रखते हुए उसी पॉलिसी को फॉलो करेंगे। आज पूरी दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलर हो गई है, उसमें सबसे अहम पोल के रूप में हिंदुस्तान उभर के आ रहा है। सारा ईस्ट और वेस्ट जो है, नॉर्थ साउथ इंडिया को मूव कर रहा है। अब देखो, इस लड़ाई के दौरान कौन सा प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट कंट्री है जिसने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बातचीत नहीं की? एक बार नहीं, अनेकों बार। नहीं, और कितने सारे फॉरेन मिनिस्टर आए, और आए दिन फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। पहले तो जापानीज प्राइम मिनिस्टर आए, फिर वर्चुअल समिट हुई ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से, फिर वर्चुअल समिट हुई ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से, फिर उसके बाद में श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर से बातचीत हुई वर्चुअल। उसके बाद में आप देखो, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आए, अभी रशियन फॉरेन मिनिस्टर आए, अमेरिका के एनएस से दिलीप सिंह आए, ब्रिटेन की फॉरेन सेक्रेटरी जो है एलिजाबेथ ट्रस वो आई हुई है। सारे के सारे देश जो है चाहते हैं हिंदुस्तान उनके पक्ष में खड़ा हो, लेकिन हिंदुस्तान केवल और केवल अपने पक्ष में खड़ा होगा। जहां तक आप सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ कही जा रही है वो ये है कि भारत को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है बहुत सारे देशों द्वारा कि आप अपने हित को सर्वोपरि मत रखिए, आप अलाइन हो जाइए, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, तभी सही होगा। ये जो वर्च्यू सिग्नलिंग होती है ये खराब है।
और अक्सर लोगों का यह कहना है कि ये क्या मानसिकता है जहां आपको दोस्त नहीं चाहिए, आपको दास चाहिए जो आपकी पूरी तरीके से बात एकदम बिल्कुल नतमस्तक हो जाए आपके लिए। क्या अब वो दौर खत्म हो गया है पूरी तरीके से और भारत को अपना हित चुनने में कतई भी जरा सी भी जरूरत नहीं है लज्जित महसूस करने की। मेरे ख्याल से ये स्थिति अब बहुत साफ हो गई है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेफ्टिनेंट जनरल राज कादयान, मंजू सेठ जी, डॉक्टर राजन कुमार, केवी प्रसाद और मेजर जनरल पीके सहगल हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। तो क्या रूस और अमेरिका अपनी लड़ाई नई दिल्ली में आकर के लड़ रहा है? अलग अलग लोग बार बार आ रहे हैं भारत को कन्विंस करने के लिए कि भाई ऐसा सोचो, वैसा सोचो, हमारे साथ हो जाओ, वहां ना जाओ, ये ना करो। भारत की एक आजाद विदेश नीति क्यों ना हो और इसमें कौन सी बड़ी गलत काम कर दिया? मैं स्वागत करना चाहता हूं एक ऐसे मेहमान का। आप सोचेंगे तो महासचिव हैं जेडीयू के, इनका रूस और अमेरिका से क्या लेना देना, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि त्यागी जी, केसी त्यागी जी जो हैं, वो उन्हें महारत हासिल है इस सब्जेक्ट पे, और खास तौर से विदेश नीति और भारत की क्या विदेश नीति पहले रही है और क्या अब रहनी चाहिए। त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि आप क्या इसमें कुछ अटपटा देखते हैं जो भारत अभी कर रहा है, या हमेशा हमारी नीति यही रही है? मोदन को देख रहा था जिसमें आपने कहा था कि अमेरिका को दोस्त नहीं दास चाहिए। तो आजादी, भारत की आजादी के तुरंत बाद। जी त्यागी जी, आपकी आवाज कट रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, मैं आपको सुन पा रहा हूं, आप मुझको सुन पा रहे हैं? जी जी, आप एक बार फिर से अगर शुरू से अपनी बात कह दें। हाँ, अब आवाज ठीक हो गई। हाँ, संकेत जी, जो आपका प्रारंभिक संबोधन था, जी इको हो रही आवाज है, इसको ठीक कराते हैं। उस दोस्त नहीं, हाँ, दोस्त नहीं दास चाहिए अमेरिका को। बिल्कुल, अमेरिका को। तो मैं उसी से शुरू करना चाहता हूं जी। आजादी के तुरंत बाद दुनिया दो खेमों में बढ़ती दिख रही थी, एक लेड बाई अमेरिका और एक लेड बाई यूएसएसआर, और शीत युद्ध का दौर था वो, जब सब मुल्कों को, खास तौर से तीसरी दुनिया के मुल्कों को कुछ ना कुछ पोजीशन लेनी थी। उसी समय वियतनाम चल रहा था, उसी समय लाओस था, उसी समय कंबोडिया था, उसी समय कोरिया था, उसी समय फिलिस्तीन था, उसी समय कमोबेश 1962 में क्यूबन क्राइसिस था। भारत ने ना अमेरिका का साथ दिया, ना यूएसएसआर का, एक तटस्थ मुल्क की नीति अपना के रखी, जो कई बार रूस को भी अखड़ती थी और अमेरिका को भी, खास तौर से अमेरिका को। रूस को अखड़ती थी जब यूगोस्लाविया का क्राइसिस हुआ और मार्शल टीटो ने स्टालिन के सामने खड़ा होने का प्रयास किया, तो भारत यूगोस्लाविया में मार्शल टीटो के साथ खड़े थे। ये उनको अच्छा नहीं लगा। भारतीय उपमहाद्वीप में पहले दिन से ही अमेरिका के डिजाइन थे, वो थे 1948 के बाद एनसर्किलमेंट ऑफ चाइना, और उसी समय बना सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और विदेश मंत्री जो थे वहां के मिस्टर डलेस, वो सबसे पहले हिंदुस्तान में आए और पंडित नेहरू से उन्होंने कहा कि आप सीटो ज्वाइन कीजिए। और उन्होंने जब अपना ब्रीफ केस निकाल करके कन्विंस करने के लिए तैयार किए, पंडित नेहरू ने मना कर दिया कि मुझको नहीं इसमें होना है। इस्लामाबाद इन दिनों पाकिस्तान की कैपिटल थी, वो इस्लामाबाद गए, और ये एनसर्किलमेंट ऑफ चाइना की जो थ्योरी थी, ये अमेरिका की थी, और बैंकॉक इसका हेडक्वार्टर था, और वहां से वियतनाम भी, लाओस भी, कंबोडिया भी, कोरिया भी, बाजू के मुल्क हैं, मुझे जाने का मौका मिला है, वहीं से एनसर्किलमेंट होता था। आज जो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की बड़ी बातें हो रही हैं, तो मिस्टर भुट्टो को महसूस करना चाहिए कि एक दिन इस अलायंस का सबसे बड़ा पार्टनर पाकिस्तान था, और आज उसी की करनी भुगत रहा है। और जो हमारी नॉन अलाइड समिट थी, उसका ये नतीजा था कि नेहरू, नासिर
मार्शल टीटो, एनक्रुमा ऑफ साउथ अफ्रीका और सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया, ये 5 नेता थे दुनिया भर के। और मैं बहुत शान के साथ कहना चाहता हूं, जवाहरलाल इनके सबके लीडर थे। मुझको याद है इंडोनेशिया के शहर में नॉन अलाइड समिट हो रही थी, तो पंडित नेहरू चामेलाई को लेकर इंट्रोड्यूस करा रहे थे, मीट माय फ्रेंड मिस्टर चामेलाई फ्रॉम चाइना। ये रुतबा था हिंदुस्तान का विदेश नीति का उसी समय। अब मैं वर्तमान क्राइसिस पे भी थोड़ा आपका ध्यान लाना चाहता हूं। बिल्कुल। वारसा जो था, मुझे वारसा जाने का मौका मिला। ये कैपिटल है पोलैंड की, ये ईस्ट यूरोप में है, और ब्रुसेल्स जो है वो बाजू का मुल्क है। तो नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एनसर्किलमेंट ऑफ यूएसएसआर के लिए थी। इसका सेंटर था ब्रुसेल्स, और जो रूस का सैन्य संगठन था उसका सेंटर था वारसा। और दुर्भाग्य सौभाग्य समझिए, आज वारसा भी नाटो के साथ है। और जितने भी ये यहाँ से रिफ्यूजी जा रहे हैं, सब मैक्सिमम जो है वो वहीं पर जा रहे हैं, वारसा के अंदर, यानी पोलैंड के अंदर। और एक और दिलचस्प किस्सा है, जब ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज का डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ संकेत जी, तो सबसे पहला मुल्क पोलैंड है जो नॉन कम्युनिस्ट बनता है। अगर आपको याद हो 70s 80s का ला वालेसा, एक वहाँ का नेता था, और उसने कम्युनिज्म के खिलाफ पहली बगावत की, और सबसे पहला नॉन कम्युनिस्ट कंट्री ईस्ट यूरोप में बनने वाला पोलैंड था। और एक और मशहूर किस्सा है कि एथिस्ट कंट्री था, धर्म को नहीं मानने वाला मुल्क था, लेकिन पोप का पहली बार आगमन ईस्ट यूरोप में वारसा के अंदर हुआ था। तो ये लड़ाई तब की है। अच्छा, नाटो जो है उसका क्या मतलब है वहां से रूस के साथ या क्रीमिया के साथ या पोलैंड के साथ? तो अननेसेसरीली एनसर्किलमेंट ऑफ यूएसएसआर और चाइना के नाम पर अपनी धौंस जमाता है। उसको भी दोस्त नहीं चाहिए, उसको भी गुलाम चाहिए, जैसे ताइवान है, जैसे पाकिस्तान है, जैसे और उधर के कई मुल्क हैं। और फिर वो अपनी पॉलिटिक्स वहां से करता है। दुनिया का कोई क्राइसिस ले लीजिए, इराक का ले लीजिए, सद्दाम हुसैन के पास एक सुई भी नहीं मिली, उसको भी मार दिया, इराक भी खत्म हुई। लीबिया वाला जो गद्दाफी था, लंबी छोटी बातें करता था, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उसके पास कुछ नहीं मिला, उसको डिथ्रोन कर दिया। अफगानिस्तान के कम्युनिस्ट रिजीम को खत्म करने के लिए जो वर्तमान में तालिबान है, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का पैदा किया हुआ है। सीरिया में चले जाइए, वहां के राष्ट्रपति को हटाने के लिए, गैर जो वहां की हुकूमत है उसको हटाने के लिए ISIS का जन्म अमेरिका ने वहां पे कराया। अब भारत ने जो आज किया है, मैं भारत की विदेश नीति को सैल्यूट करना चाहता हूं। आज अमेरिका भी, आज ब्रिटेन भी, आज रूस भी, और इवन इमरान खान भी कह रहे हैं कि भारत की जो विदेश नीति है वो बहुत बढ़िया है। और इस पर जो यूरोप के सबसे ताकतवर मुल्क इंग्लैंड के विदेश मंत्री की जो प्रतिक्रिया है, वो संकेत जी सुनने लायक है। उसने भाई हम क्या कह सकते हैं भारत के मामले में, वो तो नॉन अलाइंड मुल्क है। तो हमारी नेहरू की जो नॉन अलाइंड पॉलिटिक्स है वो आज परवान चढ़ रही है। आज हम किसी के गुलाम नहीं, आज हम किसी के दास नहीं। दुनिया भर की सारी ताकतें आज हम लोगों के साथ जो हैं रिश्ते कायम करना चाहती हैं। और ये रिश्ते इसी तरीके से चलेंगे, और इनको सम्मान देना शायद अब जरूरी हो जाएगा। बहुत बहुत स्वागत आपका केसी त्यागी जी। आपने पूरा एकदम पर्सपेक्टिव में रख दिया कि कैसे आप एक पक्ष में हो जाएं। जब आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखा हुआ है, इतिहास से कुछ छुपा थोड़ी है, कौन सा मुल्क क्या कर रहा है उससे छुपा थोड़ी है। इस आधार पर अगर भारत अपना हित तय करने लगे तब तो फिर चल चुके। अपना हित खुद तय करना बहुत जरूरी है, जैसे केसी त्यागी जी बता रहे थे। त्यागी जी, समय मेरे पास खत्म हो गया है, फिर एक लंबी बहस आगे छेड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में हैं। दोबारा सरकार बनने के बाद वे पहली बार अयोध्या पहुंचे। वे हनुमानगढ़ी पहुंचे, फिर उन्होंने रामलला के दर्शन भी किए।
तो योगी 2.0 बनने के बाद पहली बार आज योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी गए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं हनुमानगढ़ी की है, और उसके बाद बगल में ही राम मंदिर में जो रामलला की मूर्ति रखी है वहां पर भी उन्होंने दर्शन किया और फिर जायजा लिया कि राम मंदिर किस तरीके से बन रहा है। अगर आप दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चला रहे हैं तो जरा सावधानी के साथ चलाइएगा और यह देखकर चलाइएगा कि आप कहीं बस लेन में तो नहीं चले गए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली के परिवहन विभाग ने आज से एक मुहिम शुरू की है जिसके तहत सभी डीटीसी और क्लस्टर बसें बस लेन में ही चलेंगी और ऐसा ना करने पर ड्राइवर का 5,000 रुपए का जुर्माना भी होगा। और अगर बस लेन में कोई दूसरा वाहन गाड़ी चलाएगा, जैसे कि आप गलती से चले गए या खड़ी करेगा, तो उस पर भी 5,000 रुपए का जुर्माना है।